नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जी हाँ, एनसीएफ 2005 पर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को देखने के बाद आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखो साथियों, एनसीएफ, एन से होता है नेशनल, सी से होता है कैरिकुलम, फ्रेमवर्क से होता है रूपरेखा, ठीक है। एफ से देखो, अब यह नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। प्रश्न आपके बनते हैं एनसीएफ 2005 के आधार पर, या आपके प्रश्न बनते हैं साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर। तो दोनों एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं भाई। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल से एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक नवीन दस्तावेज है, ठीक है भाई। और जिसको किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो प्रोफेसर यशपाल, किसकी? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया है गया भाई। याद रखना, मातृभाषा में शिक्षा देना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और इनकी थीम क्या है भाई? शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है भाई। शिक्षा दे लेकिन उसमें बर्डन न डाला जाए बच्चों में, ठीक है। इसका उद्भव कैसे हुआ उसको भी पहले देख लो। तो एनसीएफ 2005 का जो उद्भव है, रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई है, ठीक है भाई। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, ठीक है ना। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एनसीएफ कब कब बना है भाई? 1975 में, 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2020 में बना है, ठीक है भाई। और एनसीएफ 2005 में भी यहां पर बना हुआ है। तो ये एनसीएफ है, याद रखेंगे भाई। जो एनसीएफ 2005 था, अब उनका उद्देश्य क्या है? देखो, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण से यहां तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक सभी चीजों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है भाई। और उनके स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना है ना भाई। मतलब स्कूल में जो ज्ञान दिया जा रहा है बच्चों को, वह इस प्रकार से हो कि बच्चों की बाहरी जीवन में जो उपयोग करता है, उस ज्ञान का वो क्या कर सके? उपयोग कर सके। समझ रहे हो ना? ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य पर आ जाओ तो देखो भाई, बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है ना। सीसीई नाम सुने होंगे भाई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मतलब कहने का तात्पर्य है, बच्चों का मूल्यांकन साल में पेपर के माध्यम से ना होकर प्रतिदिन कक्ष में होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने आज अभी क्या पढ़ाया भाई? नक्शा पाठ पढ़ाया, है ना। अब मुझे नक्शा के अंतर्गत ही बच्चों से मूल्यांकन लेना है। बच्चों ने कितना सीखा, क्या कमी है, कैसे सुधार करना है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी इसका उद्देश्य हो जाता है। अब नवीन सोच, तर्क क्षमता का भी विकास करना इनका उद्देश्य है। अब मैं जो बता रहा हूं 5 सिद्धांत, आपका जो पॉइंट बनता है साथियों, यहां से भी पॉइंट बनता है। चलिए इसको भी आप एक नजर डालिए। तो पहला पॉइंट देखो भाई, 5 सिद्धांत में पहला सिद्धांत, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। मैंने कहा जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, इसमें 2 तरीके से आप सोचोगे, याद रखना। एक तो ये ज्ञान जो दे रहे हो उसके बाहरी जीवन से जोड़ोगे। मतलब आप जो भी उदाहरण दो उनके बाहरी जीवन से, उनके गांव से, आस पड़ोस से रिलेटेड उदाहरण दो, ताकि बच्चा उसको समझ सके, उनके बाहरी जीवन से जोड़ा जा सके। और दूसरा तरीका, इसको यदि आप किसी कक्षा में मान लो बच्चों को ज्ञान दे रहे हो भाई, सिखा रहे हो, तो वो कक्षा के बाद भविष्य में उस ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाए, इस योग्य भी बच्चों को बनाना है। समझ गए? दूसरे पॉइंट को देखो भाई, रटंत प्रणाली से मुक्ति।
अब बच्चों को आप रटंत प्रणाली से कैसे मुक्त करोगे? तो रटने से ज्यादा आपको समझ पर बल देना है, करके सीखने पर बल देना है। ठीक है, तभी तो क्या होगा भाई, रटन प्रणाली से मुक्ति होगी। तीसरा बिंदु देखो, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो कल के बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए भाई, बाल केंद्रित होना चाहिए। और कैसे होगा? बाल मनोविज्ञान को आपको समझना होगा, बच्चों को आपको समझना होगा, बच्चों के दृष्टिकोण को आपको समझना होगा, और उसी के हिसाब से, उनके रुचि के हिसाब से यदि आप शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, तो वही तो बाल केंद्रित है मेरे दोस्त। ठीक है, चौथा बिंदु देखो, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ना और लचीला बनाना। अब देखो, कुछ भी आप प्रकरण पढ़ा रहे हो, कुछ भी उद्देश्य यदि आप बच्चों को बता रहे हो, जो भी टॉपिक आप सिखा रहे हो, उससे जुड़ा हुआ एक गतिविधि आप अवश्य करवाएं। इससे क्या है, बच्चों का ज्ञान स्थायी हो जाएगा, उस प्रकरण के प्रति उनकी जो ज्ञान है स्थायी हो जाएगा, और बच्चों की रुचि आएगी, और क्या है, सीखना लचीला हो जाएगा भाई, आसान तरीके से बच्चा सीख सकेगा। अंतिम पॉइंट पे आ जाइए, देखिए राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल करने। जो जो बिंदु राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है, मतलब राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक सोच, एक सकारात्मक सोच आए उसके मन में, है ना, राष्ट्र के प्रति द्रोह विद्रोह की भावना ना हो, राष्ट्र के प्रेम की भावना उत्पन्न हो, और यह भी एनसीएफ 2005 कहता है साथियों। ठीक है, अब देखो इसमें इसका पाठ्यक्रम क्या हो, तो पाठ्यक्रम के बारे में हम जान ले तो ये दो शब्द से मिलकर बनाए भाई, पाठ्य और क्रम। ठीक है, पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री, और क्रम का होता है एक निश्चित व्यवस्था जिस क्रम में आपको पढ़ना है। जैसे पार्ट 1 में फलाना पढ़ना है, पार्ट 2 में ठिकाना पढ़ना है, बोलते हैं भाई पार्ट 3 कौवा, पार्ट 4 खीरा खाऊं कचर कचर, तो इस तरह से है। अब फ्रॉबेल ने एक यहाँ पर विचार दिया है पाठ्यक्रम को लेकर, कथन दिया है। वो क्या कथन है भाई, तो समस्त मानव जाति के गुणों का सार होता है पाठ्यक्रम। ठीक है भाई, अब देखो एनसीएफ 2005 में शिक्षक का दृष्टिकोण, तो शिक्षक ज्ञान के स्रोत नहीं है। याद रखना, कोई साथी मेरे से पूछ रहे थे कि सर शिक्षक ज्ञान दाता है या सुगम करता है, सुविधा दाता है, तो भाई शिक्षक ज्ञान के स्रोत नहीं है, शिक्षक ज्ञान दाता नहीं है, वो तो सुगम करता है मेरे दोस्त, सुगम करता या सुविधा दाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, अब शिक्षक का दृष्टिकोण तो देख लिए, अब बालक के दृष्टिकोण देखो। तो प्रत्येक बच्चे को देखो, प्रत्येक बच्चा जो है ना, सीखने की गति अलग अलग होती है, और यही व्यक्तिगत भिन्नता है, आप सभी जान रहे हो। ठीक है, इसलिए बच्चे कैसे सीखते हैं उसके हिसाब से उसका जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो भी अलग अलग होना चाहिए। देखो मान लो भाई मैं कक्षा तीसरी को पढ़ा रहा हूँ साथियों, अब वहां पर कम से कम 40 बच्चे हैं, मान लो मेरे तीसरी कक्षा में। अब मेरे पास एक ठो सिलेबस आया है पाठ्य पुस्तक, अब मैं सभी बच्चों के लिए उसी का यूज कर रहा हूं भाई, उसी पाठ को पढ़ा रहा हूं, तो ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। तो इसमें भी जो कैरिकुलम है वो सब बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए, एनसीएफ ये भी कहता है। ठीक है भाई, अब एनसीएफ में गणित के लिए भी उन्होंने अपना एक अलग दृष्टिकोण स्थापित किया है, जिसमें बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति की समझ भी, समस्या समाधान, विश्लेषण करना, अनुमान लगाने का कौशल गणित के अंतर्गत आने चाहिए। मतलब गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चे अनुमान लगा सके, समस्या का समाधान कर सके, विश्लेषण कर सके। और क्यों होगा भाई, इसलिए गणित पढ़ाया जाता है, वो समस्या समाधान कर सके। दैनिक जीवन में गणित का उपयोग होता है भाई, किसी भी दुकान में जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, पहली बात अपने जीवन काल में जब आपको कोई निर्णय लेना होगा ना, तो गणित ही आपको आगे चल के उसके लिए सक्षम बनाएगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो, आपके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। आप छोटे थे, गणित की समस्या का जब समाधान करते थे, और जब आप बड़े हो जाओगे ना 25 से 30 साल के बीच की उम्र का एक युवा, एक नौजवान, तो वही गणित की शिक्षा आपको आपके जीवन की समस्या को सुलझाने में मददगार होगा। और एनसीएफ यही कहता है मेरे दोस्त कि आप जो बाल्यावस्था में जो आपने ग्रहण किया है,
जो कौशल आपने सीखा है उसी कौशल का उपयोग आप युवावस्था में कर पाओ, अपने जीवन काल में कर पाओ, और यही कहता है गणित। समझ में आया? तो गणित का यही दृष्टिकोण है। अब यहां मैं बता दूं साथियों, एनसीएफ में कहां से प्रश्न बना है। देखो एनसीएफ के पहली बात, एनसीएफ का उद्देश्य क्या है, शिक्षा कैसा होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मातृभाषा में हो। इसका थीम क्या है, शिक्षा बिना बोझ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, एनसीएफ 2005 के प्रोफेसर यशपाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितना एनसीएफ हुआ है, तो 5 एनसीएफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। अब एनसीएफ के उद्देश्य, अब ये जो एनसीएफ के उद्देश्य में हम बात नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीएफ के 5 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, लगातार बार बार आ चुका प्रश्न है। और रटन प्रणाली से मुक्ति, ये भी आपके ऑप्शन में आ चुका है भाई। पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित हो, ये भी आपके ऑप्शन में है। और कक्षा की गतिविधियों को बाहरी जीवन से जोड़ना भी है, तो गतिविधि को जोड़ना और लचीला बनाना भी है आपके। तो यहां से ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है साथियों, आप बिल्कुल इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक के साथ एक बार रिकॉल करते चलेंगे भाई। इसलिए हम प्रतिदिन वीडियो ला रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर एक बार रिकॉल कर लिया जाए, इसी उद्देश्य से। जय हिंद, वंदे मातरम।